नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज नजर डालेंगे कमोडिटी बाजार में हो रही हलचल पर। कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कृषि बाजार में हलचल हो, उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में जरूर सुनाई देती है। इस वक्त ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मिस्र के मक्का बाजार से, जहां फीड इंडस्ट्री की मांग में अचानक गिरावट ने पूरे बाजार को सुस्त कर दिया है। दरअसल मिस्र में पोल्ट्री सेक्टर इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है। ठंडे मौसम और संभावित बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में पोल्ट्री मृत्यु दर करीब 40% तक पहुंच चुकी है, जबकि छोटे फार्मों में ये 60 से 70% तक बताई जा रही है। ऐसी ही स्थिति में पोल्ट्री उद्योग की फीड की मांग तेजी से घट गई है और फीड मिलें मक्का की खरीद सीमित मात्रा में कर रही हैं। इसी बीच मिस्र की मुद्रा इजिप्शियन पाउंड भी करीब 15 से 20% तक लुढ़क चुका है। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता दिखाई दिया है और मक्का की कीमतें 11,700 पाउंड प्रति टन से बढ़कर 15,000 पाउंड प्रति टन तक पहुंच गई हैं। उधर बाजार पर भी दबाव बढ़ाने वाला एक और बड़ा कारण सामने आया है। आने वाले दिनों में ब्राजील से मक्का की बड़ी खेपें मिस्र के बंदरगाहों पर पहुंचने वाली हैं, जिससे कुछ समय के लिए बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है। वहीं मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण यूक्रेन से मक्का की पेशकश लगभग बंद हो चुकी है, जबकि फिलहाल अर्जेंटीना का मक्का लगभग $206 प्रति टन FOB के आसपास ऑफर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि मिस्र के मक्का बाजार में आई इस सुस्ती का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल भारत में भी मक्का का बड़ा उपयोग पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में किया जाता है। अगर वैश्विक बाजार में मक्का की कीमतों में दबाव बनता है तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर मिस्र से पोल्ट्री सेक्टर की स्थिति धीरे धीरे सुधरती है और वहां से फीड की मांग फिर से बढ़ती है तो वैश्विक बाजार में मक्का की मांग बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भारत से मक्का निर्यात के अवसर भी बन सकते हैं, खासकर तब जब यूक्रेन जैसे बड़े सप्लायर बाजार से बाहर हों। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका से आने वाली भारी सप्लाई भी वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकती है और जिसका सीधा असर भारतीय फीड उद्योग और मक्का किसानों दोनों पर पड़ सकता है। यानी साफ है कि मिस्र के पोल्ट्री संकट और वैश्विक सप्लाई के बीच मक्का बाजार में आने वाले दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह स्थिति भारत के लिए निर्यात का मौका बनेगी या फिर वैश्विक कीमतों में दबाव भारतीय बाजार को भी प्रभावित करेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि प्याज को लेकर निकल कर आ रही है। एक ऐसी फसल जो कभी किसानों को ये मुनाफा दिया करती थी, अब ये राजनीति का मुद्दा बन गई है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र के प्याज किसानों के सामने बड़ा सवाल है। क्या मॉरिशस को होने वाला नया निर्यात किसानों के लिए राहत बनेगा या सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा? दरअसल महाराष्ट्र से प्याज निर्यात बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। राज्य के मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल के मुताबिक नासिक और अहमदनगर जिलों से 1 लाख टन से ज्यादा प्याज मॉरिशस भेजे जाने की संभावनाएं हैं। सरकार का कहना है कि पारंपरिक बाजारों में बढ़ते मुकाबले को देखते हुए अब नए देशों की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल कभी श्रीलंका और बांग्लादेश भारतीय प्याज के बड़े बाजार हुआ करते थे, लेकिन अब इन देशों में अपना घरेलू उत्पादन बढ़ गया है। इसके चलते वैश्विक प्याज व्यापार में कंपटीशन बढ़ गया है और भारत को नए बाजार तलाशने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मॉरिशस को भी संभावित निर्यात बाजार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन वहीं किसानों की नाराजगी देखने को मिली है। किसानों की नाराजगी हालांकि इस फैसले से दिखाई दी है क्योंकि किसान खुश नहीं हैं। नासिक के सटाना क्षेत्र के प्याज किसानों का कहना है कि ये फैसला किसानों के लिए वास्तविक राहत वाला नहीं है। उनका ये कहना है कि मॉरिशस की आबादी बहुत कम है और वहां से बड़ी मांग आने की फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। किसानों के मुताबिक 1 लाख टन प्याज निर्यात से बाजार में कोई बड़ा फर्क आने वाले समय में फिलहाल नहीं पड़ेगा। इस समय नासिक में प्याज का भाव 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत ही 1000 रुपए प्रति क्विंटल है या उससे अधिक आती है। यानी किसानों को लागत से भी कम कीमत फिलहाल प्याज की मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि केंद्र की निर्यात नीति में बार बार बदलाव ने भी बाजार को नुकसान पहुंचाया है। पहले भारत से बड़ी मात्रा में प्याज अरब देशों, बांग्लादेश और श्रीलंका जाता था, लेकिन निर्यात पर रोक और अनिश्चित नीति के कारण विदेशी खरीदारों का भरोसा कमजोर पड़ गया।
ऐसे में किसानों का कहना है कि निर्यात में हाँ या ना की नीति से पूरी निर्यात चेन प्रभावित हो गई है। इसके अलावा मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और खाड़ी क्षेत्र के हालात ने भी निर्यात को प्रभावित किया है। कई कंटेनर रास्ते में ही फंस गए हैं, जिससे व्यापार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र भारत के प्याज निर्यात में सबसे आगे है और देश के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा महाराष्ट्र से ही जाता है। वहीं राज्य के अंदर नासिक जिला अकेले 70 से 80% प्याज निर्यात में योगदान देता है। नासिक का लासलगांव बाजार एशिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार माना जाता है। यानी साफ है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसानों की खुशियां नहीं बढ़ी हैं। सरकार नए बाजार तलाश रही है, लेकिन किसानों की असली चिंता है कम कीमत और अस्थिर निर्यात नीति। अब ये देखना होगा कि मॉरिशस को होने वाला प्याज निर्यात किसानों को राहत देगा या सिर्फ सीमित असर वाला एक कदम साबित होगा। इस वक्त खबर आ रही है ब्राजील के गेहूं बाजार से, जहां आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्राजील के फॉरेन ट्रेड सेक्रेटरीट के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में देश ने लगभग 2,14,700 टन गेहूं आयात किया है और ये मात्रा पिछले 18 सालों में सबसे कम मासिक आयात है और फरवरी 2025 की तुलना में अगर देखा जाए तो करीब 63% कम है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आयात में आई ये कमी घरेलू बाजार को सपोर्ट दे रही है, क्योंकि की सीमित सप्लाई और मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी खरीद धीमी पड़ गई है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले महीनों में मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्राजील की मिलों में सीमित स्टॉक के कारण आयात कम ही रह सकता है। इसके साथ ही बाजार की नजर मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पर भी है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली है। ब्राजील के घरेलू बाजारों में भी गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। यानी साफ है कि ब्राजील में गेहूं आयात में आई तेज गिरावट और वैश्विक हालात दोनों मिलकर फिलहाल बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतों को और ऊपर ले जाएगी या फिर आने वाले महीनों में सप्लाई बढ़ने से बाजार संतुलित होगा। वैश्विक अनाज बाजार से इस वक्त एक अहम खबर, दुनिया के बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने इस सीजन अपने अनाज आयात में करीब 27% की कमी कर दी है। इस फैसले का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब इसका प्रभाव वैश्विक अनाज व्यापार और कीमतों पर भी पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन यूरोपियन यूनियन देशों ने पिछले साल की तुलना में अनाज की विदेशी खरीद काफी कम की है। आयात में आई 27% की गिरावट इस बात का संकेत दे रही है कि यूरोप में घरेलू उत्पादन और स्थानीय सप्लाई की भूमिका बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि जब किसी बड़े बाजार में आयात घटता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह पर पड़ता है। यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं, मक्का और जौ उपभोक्ता बाजारों में से एक बाजार है। अगर यूरोप आयात कम करता है तो वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है, निर्यातक देशों के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है और इसका सीधा असर कीमतों पर दिखाई दे सकता है। दरअसल यूरोप लंबे समय से यूक्रेन और ब्लैक सी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अनाज खरीदता रहा है, लेकिन आयात में कमी आने से इन देशों को अब नए बाजारों की तलाश करनी पड़ सकती है, जिससे विश्व स्तर पर व्यापार का संतुलन बदल सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसका असर अब भारत पर क्या पड़ेगा। अगर यूरोप का आयात कम रहता है तो वैश्विक बाजार में अनाज की उपलब्धता बढ़ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूरोप घरेलू उत्पादन पर ज्यादा निर्भर होता है तो वैश्विक व्यापार मार्ग बदल सकते हैं और एशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों में कंपटीशन बढ़ सकता है। यानी साफ है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा अनाज आयात में की गई ये कटौती विश्व स्तर पर अनाज व्यापार की दिशा बदल सकती है। अब देखना होगा कि क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बनेगा या फिर नए बाजार खुलने से व्यापार का संतुलन फिर से बदल जाएगा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका अब सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। खासकर लेबनान, ईरान और गाजा पट्टी में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जहां लोगों को खाद्य संकट, बढ़ती महंगाई और सप्लाई में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो पहले से ही आर्थिक संकट और खाद्य महंगाई से जूझ रहे थे। घर छोड़ने को मजबूर हुए परिवारों और गरीब वर्ग के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। लेबनान में हालात बेहद गंभीर हैं। उत्तरी इजराइल पर
हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद संघर्ष बढ़ने से लगभग 7 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। बेरूत के आसपास के इलाकों से भागकर आए परिवारों का कहना है कि उन्हें खाने पीने की चीजों और जरूरी सामान की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सामाजिक संस्थाएं लोगों को रोज कम से कम एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये मदद सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। ईरान में भी युद्ध ने पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और झटका दिया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो रही है और देश में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईरान के लिए जरूरी खाद्य वस्तुओं का आयात करना मुश्किल हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अंडे और ब्रेड जैसे रोजमर्रा के सामान के दाम तेजी से बढ़ गए हैं और तेहरान की कई दुकानों में सामान की कमी देखने को मिली है। गाजा पट्टी में भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में सीमा बंद होने के कारण मानवीय सहायता भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि अब कुछ सीमाएं फिर से खोल दी गई हैं, लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है। ऐसे में लोग अपनी जेब के हिसाब से ही सीमित मात्रा में सामान खरीद पा रहे हैं और इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक अब सीमित नहीं रह गया है। ईरान के आसपास चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज से गुजरने वाली शिपिंग भी प्रभावित हो गई है और ये रास्ता बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के लगभग 1/4 फर्टिलाइजर की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, उर्वरक महंगे हो सकते हैं और इसका असर वैश्विक खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का कहना है कि इस युद्ध का कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पूरा असर आने वाले कुछ महीनों में और साफ दिखाई देगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति पर नजर रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता और राहत योजनाओं की तैयारी करनी होगी। वैश्विक तिलहन बाजार से इस वक्त एक अहम संकेत सामने आया है। युद्ध और सप्लाई संकट के बीच अब यूक्रेन के तिलहन उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जो आने वाले सीजन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 सीजन में यूक्रेन का तिलहन उत्पादन पिछले सीजन की तुलना में कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। पिछला सीजन काफी तंग सप्लाई और घाटे की स्थिति वाला देखने को मिला था, लेकिन इस बार शुरुआती वसंत मौसम स्प्रिंग फसलों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की जमीन का रुझान फिर से ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की ओर बढ़ रहा है। खासतौर पर सूरजमुखी के ऊंचे दाम किसानों के लिए बड़ा संकेत बन गए हैं, जिससे तिलहन की खेती का रकबा बढ़ने की संभावना है। हालांकि अंतिम बुआई का फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि इनपुट लागत, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, निर्यात मार्गों की विश्वसनीयता, क्योंकि हर सीजन में किसान फसलों के बीच मुनाफे के आधार पर चयन करते हैं। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन में अब एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। देश अब केवल कच्चे तिलहन के निर्यात पर निर्भर रहने की बजाय घरेलू क्रशिंग यानी प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रहा है। सोयाबीन और रैपसीड पर निर्यात शुल्क लगाने से देश के अंदर क्रशिंग मार्जिन बेहतर हो रहा है। इससे यूक्रेन अब वनस्पति तेल और मील के निर्यात पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ब्लैक सी, डेन्यूब, बाल्कन क्षेत्र में भी यही रुझान देखने को मिला है। ये क्षेत्र अब कच्चे तिलहन के बजाय ज्यादा वैल्यू एडिड उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की बायोफ्यूल नीति और क्रशिंग उद्योग की मांग तिलहन बाजार को मजबूत बनाए हुए है। यानी साफ है कि यूक्रेन का तिलहन सेक्टर अब केवल उत्पादन का मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक दीर्घकालिक रणनीतिक बदलाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले सीजन में उत्पादन बढ़ने से वैश्विक तिलहन बाजार में सप्लाई सुधरेगी या फिर बढ़ती प्रोसेसिंग से तेल और मिल के व्यापार में नई दिशा देखने को मिलेगी। अमेरिकी कृषि विभाग USDA की ताजा रिपोर्ट में 2025-26 मार्केटिंग ईयर के लिए विश्व तिलहन उत्पादन का अनुमान बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही सोयाबीन के उत्पादन में थोड़ी कमी का संकेत मिला है। USDA के अनुसार दुनिया का कुल तिलहन उत्पादन अब लगभग 697.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये पिछले साल के करीब 684.9 मिलियन टन से ज्यादा है। इस बढ़ोतरी की वजह है सूरजमुखी उत्पादन में करीब 2 मिलियन टन की बढ़ोतरी, रैपसीड उत्पादन में लगभग 0.33 मिलियन टन की बढ़ोतरी। हालांकि इसके उलट सोयाबीन उत्पादन का अनुमान 1 मिलियन टन घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सूरजमुखी उत्पादन अब 54.1 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अर्जेंटीना के उत्पादन में देखने को मिली है, जो कि 7 मिलियन टन है। यूक्रेन लगभग 11 मिलियन टन, अर्जेंटीना से सूरजमुखी के निर्यात का अनुमान भी
0.6 मिलियन टन कर दिया गया है, जबकि तुर्की के आयात का अनुमान 1.2 मिलियन टन तक बढ़ाया गया है। वहीं सोयाबीन उत्पादन का अनुमान घटाकर लगभग 427 मिलियन टन कर दिया गया है। अर्जेंटीना उत्पादन घटकर 48 मिलियन टन, जबकि यूक्रेन का करीब 5.5 मिलियन टन। हालांकि ब्राजील का उत्पादन अनुमान 180 मिलियन टन पर स्थिर रखा गया है। रिपोर्ट जारी होने के बाद शिकागो में सोयाबीन फ्यूचर करीब बढ़कर $436 प्रति टन तक पहुंच गया। माना जा रहा है कि इस अमेरिका और चीन के बीच संभावित बातचीत की उम्मीद से बाजार में तेजी का माहौल बना है। वैश्विक रैपसीड उत्पादन का अनुमान बढ़कर लगभग 95.5 मिलियन टन किया गया है और ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में बेहतर फसल के कारण देखने को मिली है। हालांकि फ्यूचर्स बाजार में कुछ दबाव भी देखा गया है। कैनोला फ्यूचर्स करीब 715 कैनेडियन डॉलर प्रति टन पर कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि पेरिस में रैपसीड फ्यूचर 501 यूरो प्रति टन तक दर्ज किया गया है। जानकारों का कहना है कि तिलहन बाजार अभी भी पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल की कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो रहा है। हालांकि फिजिकल बाजार में खरीदार अभी बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यानी साफ है कि वैश्विक तिलहन बाजार में इस समय उत्पादन बढ़ने, तेल कीमतों और भू राजनीतिक घटनाओं का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या आने वाले महीनों में सूरजमुखी और रैपसीड की बढ़ती सप्लाई तेल बाजार को दबाव में लाएगी या फिर सोयाबीन उत्पादन में कमी कीमतों को सपोर्ट देती दिखाई देगी। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ तेल या कमोडिटी बाजार तक सीमित नहीं रही। इसका असर अब भारत के फल और ड्राई फ्रूट व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। खासतौर पर पुणे के गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड में व्यापारियों को सप्लाई में रुकावट और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक ईरान से आने वाले सेब और कीवी की सप्लाई लगभग रुक सी गई है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से ईरानी सेब की नई खेप पुणे नहीं पहुंची है। जो व्यापारी पहले से स्टॉक करके बैठे थे वो ही अब ग्राहकों को ईरानी सेब दे पा रहे हैं। सप्लाई में कमी की वजह से कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। ईरानी सेब का भाव 110 रुपए से बढ़कर करीब 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पोलैंड के सेब करीब 200 रुपए प्रति किलो, साउथ अफ्रीका के सेब 240 रुपए प्रति किलो, जबकि न्यूजीलैंड का सेब 250 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पर बिकता दिखाई दिया है। कीवी के बाजार में असर और भी ज्यादा दिखाई दिया है। ईरानी कीवी का आयात पूरी तरह रुक गया है, जिससे बाजार अब न्यूजीलैंड की सप्लाई पर निर्भर हो गया है। जहां पहले ईरानी कीवी का पैक 30 से 35 रुपए में मिलता था, वही अब न्यूजीलैंड की 3 कीवी वाला पैक लगभग 60 रुपए में बिक रहा है। और इस संकट का असर ड्राई फ्रूट बाजार पर भी पड़ने लगा है। ईरान भारत को कई तरह के उत्पाद भेजता है, जैसे कि खजूर, पिस्ता, ममरा बादाम और काली किशमिश, और इसके साथ ही केसर, सूखे अंजीर। लेकिन सप्लाई में रुकावट के कारण इनकी कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, ईरानी खजूर का भाव 150 से 300 रुपए से बढ़कर अब 200 से 370 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। प्रीमियम खजूर 1400 से 1500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और यह संकट ऐसे समय में आया है जब रमजान के कारण खजूर की मांग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आयात में रुकावट के कारण बाजार में सिर्फ खजूर की भारी कमी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो मार्च के अंत तक कमी और बढ़ सकती है। जहां आयातित फल महंगे हो रहे हैं, वहीं स्थानीय फलों की कीमतें भी जो है वो गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल मध्य पूर्व में निर्यात प्रभावित होने के कारण केला, अंगूर, तरबूज, अनार और खरबूजा जैसे फल अब घरेलू बाजार में ज्यादा मात्रा में आ गए हैं। सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट आ गई है और इसका असर किसानों की कमाई पर भी पड़ता दिखाई दिया है। व्यापारियों को यह डर है कि गुड़ी पड़वा के बाद आम का सीजन शुरू होने से बाजार में और ज्यादा दबाव आ सकता है। अगर पश्चिम एशिया के बाजारों में निर्यात प्रभावित रहता है तो घरेलू बाजारों में फलों की भारी सप्लाई और कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी साफ है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत के फल और ड्राई फ्रूट व्यापार तक पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या सप्लाई चेन जल्दी सामान्य होती है या फिर यह संकट आने वाले हफ्तों में और गहराता हुआ दिखाई देगा। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब वैश्विक खाद्य तेल बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से इंडोनेशिया से होने वाले पाम ऑयल निर्यात की लॉजिस्टिक लागत में तेज बढ़ोतरी की गई है।
इंडोनेशिया पाम ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाम ऑयल निर्यात के लिए ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का लागत लगभग 50% तक बढ़ गई है। इसका कारण है होर्मुज में बड़ा जोखिम, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा तेहरान पर हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव ज्यादा बढ़ गया, जिससे होर्मुज के रास्ते होने वाले शिपिंग प्रभावित हुए। कई जहाजों को अब वैकल्पिक रास्तों से यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे डिलीवरी समय लंबा हो गया है और बीमा का खर्च बढ़ गया है। हालांकि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद इंडोनेशिया अभी भी विदेशी बाजारों को पाम ऑयल की सप्लाई जारी रखे हुए है और पुराने कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर रहा है, लेकिन कई आयातक फिलहाल नए सौदे करने से बच रहे हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि मध्य पूर्व की स्थिति आगे कैसे विकसित होती है। पिछले साल मध्य पूर्व के देशों ने लगभग 18 लाख टन इंडोनेशियाई पाम ऑयल आयात किया था और इसके प्रमुख खरीदार बने थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। लेकिन फिलहाल होर्मुज से गुजरने में आ रही कठिनाइयों के कारण कुछ गंतव्यों के लिए सप्लाई प्रभावित हो चुकी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है और इसका व्यापार संतुलन काफी हद तक इस फसल पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि निर्यात पर असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्य पूर्व में यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा। यानी साफ है कि ईरान में जारी युद्ध का असर अब पाम ऑयल की सप्लाई चेन और वैश्विक खाद्य तेल बाजार तक पूरी तरह से पहुंच चुका है। अगर तनाव लंबा चलता है तो इसका असर तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर आने वाले समय में पड़ सकता है। अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में मक्का और सोयाबीन के स्पॉट भाव फिलहाल स्थिर हैं, यानी कि हालिया तेजी का फायदा उठाकर किसानों ने बाजार में बिक्री बढ़ा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में मक्का और सोयाबीन फ्यूचर्स में आई तेजी के बाद किसानों ने अच्छी मात्रा में बिक्री की, जिससे स्पॉट बाजार में कीमतें स्थिर हो गई। इसी बीच अमेरिकी गल्फ टर्मिनलों पर बार्ज के जरिए भेजे जाने वाले सोयाबीन के भाव मंगलवार को हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए थे, जबकि पिछले दिनों इनमें गिरावट देखने को मिली थी। बाजार की नजर इस समय चीन की खरीदारी पर टिकी हुई है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन इंपोर्टर है। हाल ही के हफ्तों में अमेरिकी सोयाबीन की मांग कमजोर पड़ी थी, क्योंकि कई वैश्विक खरीदारों ने ब्राजील की नई फसल और सस्ती सप्लाई की ओर रुख कर लिया था। ट्रेडर्स अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और चीन के बीच संभावित उच्च स्तरीय बैठक के बाद अमेरिकी कृषि उत्पादों की मांग में सुधार होगा या नहीं। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये इस बात पर संदेह है कि चीन अमेरिका से अतिरिक्त 80 लाख टन सोयाबीन खरीद करेगा या नहीं, जैसा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था। मंगलवार को सोयाबीन फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 5 से 7 सेंट तक मजबूत हुए और औसत राष्ट्रीय सोयाबीन कीमत $11.27 प्रति बुशल तक पहुंच गई थी। सोयाबीन मील फ्यूचर्स में भी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि तेल बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की कार्रवाई के बाद तेल की कीमतें पहले गिरी, लेकिन बाद में संभल गई। अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सोयाबीन के एंडिंग स्टॉक 350 मिलियन बुशल पर स्थिर रखे गए हैं। ब्राजील का सोयाबीन उत्पादन अनुमान 180 मिलियन टन पर बरकरार है। वहीं अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना का अनुमान 48 मिलियन टन कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन स्टॉक का अनुमान 125 मिलियन टन से थोड़ा अधिक रखा गया है। यानी फिलहाल वैश्विक सोयाबीन बाजार में ब्राजील की सप्लाई, चीन की मांग और अमेरिका चीन व्यापार संबंध, ये तीनों अहम फैक्टर हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या चीन की खरीद बढ़ती है या फिर ब्राजील की सस्ती सप्लाई बाजार का रुख तय करेगी। दुनिया के ऑयलसीड बाजार से इस वक्त एक अहम खबर सामने आई है, जिसने ग्लोबल सोया ट्रेड में नई हलचल पैदा कर दी है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अमेरिका से सोयाबीन मील की बड़ी खेप पोलैंड पहुंची है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी जहाज एमवी ओकन इस हफ्ते पोलैंड के गिडनिया पोर्ट पर पहुंचा, जिसमें लगभग 60,000 टन अमेरिकी सोयाबीन मील की खेप उतारी गई है और ये कार्गो बुंगे की पॉलिश इकाई ने खरीदा है। दरअसल ये सिर्फ एक शिपमेंट नहीं है, बल्कि करीब $75 मिलियन के बड़े प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का एक पहला चरण है, जिसे यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पोलैंड और यूरोप में
लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जिसके कारण उच्च क्वालिटी वाले प्रोटीन फीड की मांग भी लगातार वहां से निकल रही है। ऐसे में अमेरिकी सोयाबीन मील की यह सप्लाई वहां के फीड उद्योग के लिए काफी अहम मानी जा रही है। यूएसएसईसी का कहना है कि अमेरिकी सोयाबीन सस्टेनेबल प्रोडक्शन और उच्च क्वालिटी के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि पोलैंड जैसे बाजारों में अब इसकी मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि ये डील सिर्फ पोलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अमेरिका और पूरे यूरोपीय यूनियन के बीच सोया और फीड ट्रेड के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब बाजार की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले समय में क्या यूरोप में अमेरिकी सोयाबीन मील की हिस्सेदारी बढ़ती है और इसका असर वैश्विक सोया और ऑयल सीड बाजार की कीमतों पर किस तरह से दिखाई देता है। एक और खबर वैश्विक ऑयल सीड बाजार से खबर सामने आई है कि यूक्रेन में वसंत बुआई अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार भी ऑयल सीड फसलें किसानों के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 सीजन में किसानों के फैसले अब सबसे ज्यादा मुनाफे और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मांग को देखकर लिए जा रहे हैं। खासतौर पर सूरजमुखी यानी सनफ्लावर किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। दरअसल पिछले सीजन में सप्लाई कम रहने के कारण कीमतों में अच्छी मजबूती देखी गई थी। 2026 की शुरुआत में यूक्रेन में सनफ्लावर के घरेलू भाव करीब 30,000 यूएच प्रति टन तक पहुंच गए, जिससे ये फसल किसानों के लिए सबसे लाभदायक विकल्पों में शामिल हो गई है। मौसम भी इस बार किसानों के लिए कुछ राहत लेकर आया है। सर्दियों के दौरान बेहतर बारिश और मिट्टी में नमी बढ़ने से नए सीजन में उत्पादन में सुधार की उम्मीद जताई गई है। अनुमान है कि सनफ्लावर का रकबा बढ़कर करीब 61 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। वहीं सोयाबीन और रैपसीड बाजार में भी स्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि यूक्रेन अब कच्चे ऑयल सीड निर्यात से आगे बढ़कर घरेलू क्रशिंग यानी प्रोसेसिंग पर ज्यादा जोर दे रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर उत्पादन बढ़ता है तो वनस्पति तेल और ऑयल मील के निर्यात में तेजी आ सकती है, जिससे यूक्रेन की भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक ऑयल सीड बाजार में और मजबूत हो सकती है। अब बाजार की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले सीजन में यूक्रेन का ऑयल सीड उत्पादन और निर्यात वैश्विक कीमतों को किस दिशा में ले जाएगा। फिलहाल कमोडिटी बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।